नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि चोट किसी को लगती है, दर्द किसी को होता है। आज पश्चिम बंगाल का एक ऐसा ही दर्द दिखाएंगे। यहां पर चोट ममता दीदी को लगी है, लेकिन परेशानी बीजेपी की पड़ी है। ममता ललकार रही हैं कि अब टूटे पैर से ही खेला होगा, लेकिन बीजेपी परेशान है कि इसका सच कैसे सामने आएगा। राजनीति के जानकार कहने लगे हैं कि टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी अब की बार बीजेपी की पिच पर आकर बैटिंग करने लगी है। टिकट बांटने में जो ट्रिक्स अपनाए गए हैं उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी की हैट्रिक लगाने का गण छिपा है। कैसे, आज ये आपको बताएंगे। आज महाशिवरात्रि है और पूरे देश में यह पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन आज हम बताएंगे कि श्रद्धा के साथ हमारे जीवन में खतरा कैसे घुसपैठ कर रहा है, कोरोना कैसे हम पर हावी होने लगा है और लॉकडाउन लौटने लगा है। 105 दिनों से किसान आंदोलन जारी है और इस आंदोलन के दौरान देश ने लाल किला की हिंसा भी देखी। अब इस हिंसा की परतें खुलने लगी हैं। एक डच नागरिक देश से भागते समय गिरफ्तार हुआ है। ये डच किसान भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने आए थे। लेकिन आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जिस एमएसपी की लड़ाई लड़कर वापस लौटने की कोशिश में थे, उसकी रियलिटी क्या है। सबसे पहले बात बंगाल की, जहां सिर्फ 16 दिनों बाद पहले चरण की वोटिंग, लेकिन पिछले 24 घंटों में वहां रैली, टिकट, उम्मीदवार या भाषण की चर्चा नहीं है। इस समय पूरे पश्चिम बंगाल में चर्चा का केंद्र सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं, जो कि घायल हैं और इस समय अस्पताल में मौजूद हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर है। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में घायल हो गई थी, जिसके बाद वो कोलकाता लौट आई और आज पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी नहीं हुआ है। ममता बनर्जी ने आज अस्पताल से एक बयान जारी करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वो 2 से 3 दिनों में मीटिंग कर सकेंगी और अगर जरूरी हुआ तो व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगे। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। टीएमसी की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है, लेकिन पड़ताल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। इससे पहले आज टीएमसी के नेताओं ने 5 बजे पोस्ट किया था। आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। वो उनका टेरर इतना है पश्चिम बंगाल में, कोई हमला कर दे दुनिया का 8वां आश्चर्य लगता मुझे, क्योंकि मैं नहीं समझता उनके ऊपर कोई पूरे बंगाल में किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे बीजेपी, कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। ऐसा उनका टेरर है। इस चोट से जो सियासी चोट है वो किसको लगेगी, ये जरा गौर करने वाली बात है। टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि राज्य सरकार से चर्चा के बिना पुलिस महानिदेशक को क्यों हटा दिया गया। दूसरी ओर बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से कहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ हुई घटना की जांच कराए। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने अपना बयान बदल दिया है। पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी
अमित मालवीय ने ट्विटर पर ममता बनर्जी के 2 बयान जारी किए। पहले आप वो दोनों बयान सुने। 4-5 आदमी में मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। और पाँव हमको पूरा चोट हो गया। देखो कितना फूल, कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? देखो पूरा फूल गया। पुलिस का बात नहीं है, 4-5 जानबूझ के किया। আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी अपने ही बयान को पलट रही हैं, जो कि हैरान करने वाला है। उन्होंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपना बयान बदल दिया। पहले उन्होंने कहा कि हमला हुआ, अब इस दुर्घटना बताने लगी हैं। बीजेपी का कहना है कि शायद उनके दावे के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा भड़का है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन सच्चाई क्या है, हम आपके सामने सिर्फ तथ्यों को रखेंगे। आज फिर हमने इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की। आप ये रिपोर्ट देखें। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि तस्वीर नंदीग्राम के उसी बुरुलिया बाजार की है, जहां बुधवार शाम ममता बनर्जी जख्मी हो गई। ममता बनर्जी का काफिला सड़क पर चल रहा है। दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़। अचानक ममता बनर्जी की गाड़ी का दरवाजा खुलता है और वो खड़ी हो जाती है। ममता बनर्जी दोनों तरफ इकट्ठा लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करती हैं। ममता बनर्जी पर हमला हुआ या उनके साथ कोई दुर्घटना हुआ चाहे जो भी हो, ये तस्वीर उससे ठीक पहले की। पूरे मामले को समझने के लिए आज हमने घटना का रिक्रिएशन किया, यानी हमारी टीम उसी रास्ते से होकर गुजरी जहां से ममता बनर्जी का काफिला निकला था। यहाँ पर लोग जमा थे, लोगों की यहाँ पर भीड़ थी और लोग उनको लगातार ग्रीट कर रहे थे और वो उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थी। और बुरुलिया बाजार के जो आखिरी छोर है इस गली का, वहाँ तक उनकी गाड़ी पहुँच चुकी थी। और ये वो जगह है, अब ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह पर ही जो ये घटना घटी है वो इसी पॉइंट के आगे घटी है। यहाँ से वो थोड़ा सा आगे बढ़ी और आपको अब हम वो एग्जैक्टली वो पिलर दिखा रहे हैं जहाँ पर चश्मदीदों ने पूरी कहानी बयां की है। अब यहाँ पर हम गाड़ी रोकेंगे और आपको उतर करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जहाँ पर ये गाड़ी हमारी रुक रही है यहीं पर ये पिलर है। अब जो हम पहुँचे कल शाम 7 बजे, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष यहाँ पर पहुँचा और जब हम पहुँचे तो हमको चश्मदीदों ने बताया कि इसके बाद क्या हुआ। जब ममता बनर्जी की कार यहाँ से चलते हुए आई तो यहाँ पर किनारे की ओर लोग खड़े थे जो उनका अभिवादन कर रहे थे। बुधवार को इस घटना के तुरंत बाद भी TV9 भारतवर्ष मौके पर पहुंचा था। वहां चश्मदीदों ने कहा था कि ममता बनर्जी की गाड़ी एक पिलर से टकरा गई थी। यहाँ से दीदी निकला था। हाँ। निकल के ये पिलर है ना, पिलर जो है, हाँ। पिलर के गेट खुला है, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ है। दिया ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था। हाँ। तो गेट खोल के आ रहा था तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। लेकिन हमने उस गाड़ी की भी पड़ताल की जिसमें ममता बनर्जी इस घटना के बाद बैठी हुई थी। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री के घर के अंदर हूं और मुख्यमंत्री की गाड़ी आप देख सकते हैं, जिसका बात बार बार बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री की गाड़ी के दरवाजे में धक्का लगा था। लो पोल से अगर धक्का लगता है तो यहाँ पे कोई स्क्रैच होना चाहिए। देखिए ये यहाँ पे है, कोई स्क्रैच नहीं है और इसके बारे में पुख्ता उत्तर देंगे फिराद हाकिम, जो कि सारे प्रेस में कह रहा था। यहाँ एक लोहा का पोल था जिसके ऊपर धक्का लग के ये गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। अगर पोल में दरवाजा लगता तो यहाँ पर कोई ना कोई स्क्रैच होता। हाँ। आप देखिए यहाँ पर कोई स्क्रैच नहीं है। हाँ। मुख्यमंत्री अपना पैर यहाँ पर रख के खड़ा हो गए थे और आदमी को नमस्कार कर रहे थे, उनसे संबोधित कर रहे थे।
उस समय ऐसा हो सकता है जो कोई आदमी जबरदस्ती 2-4 आदमी आगे से ऐसा थे इसको धक्का मारा, जो मुख्यमंत्री का पांव जो है वो बाहर है और ये टारगेट करके दरवाजा को बंद कर दिया गया। तो देखिए बॉबी दा, इसके अंदर मुख्यमंत्री बैठते हैं, एक बार दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को। इसके अंदर मुख्यमंत्री बैठते हैं, खड़े थे और कल का फूल भी यहाँ पे देखिए गिरा हुआ है, लेकिन डोर पे कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है। एक्सक्लूसिव आपको ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी के गाड़ी के ऊपर कोई पोल से अगर धक्का लगता तो ये गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा भी डेंट आता। और देख लीजिए मुख्यमंत्री का गाड़ी है, 4-5 नंबर, ये जो है 5555 मुख्यमंत्री का गाड़ी है, लेकिन इसमें अगर कोई धक्का लगता तो यहाँ पे डेंट होता, वो नहीं है। इस चोट के बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, क्या हुआ है अभी तक। हुआ यह है कि सारा फोकस उनकी चोट पर है, और वो चोट लगी कैसे, बनस्पत इसके कि आखिर बंगाल में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, चुनावी मुद्दे क्या हैं और उनका मैनिफेस्टो क्या है जो कि डिले हो गया। खैर, ममता बनर्जी पर हमला हुआ या नहीं हुआ, इसे लेकर पिछले 24 घंटे से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। हम आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि ममता बनर्जी का काफिला कैसे चलता है और उनकी सुरक्षा के क्या इंतजामात होते हैं। ममता बनर्जी की Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है उनको। अब आप समझें, उनके काफिले में 18 गाड़ियां शामिल हैं। ममता के काफिले में सबसे पहले एडवांस सिक्योरिटी कार होती है, पायलट कार जिसे कहते हैं यहां पर। इसके बाद पायलट कार होती है और फिर तीसरे नंबर पर पायलट कार होती है। यहां पर देखिए, पायलट कार के पीछे डायरेक्ट सिक्योरिटी की कार होती है। उसके बाद काफिले में VIP कार शामिल होती है। फिर दूसरी एस्कॉर्ट आती है। एस्कॉर्ट कार के पीछे 2 जैमर गाड़ियां होती हैं और जैमर गाड़ियों के पीछे एक स्पेयर VIP कार होती है। अब स्पेयर गाड़ी, ताकि अगर सीएम की गाड़ी खराब हो जाए तो सीएम इस स्पेयर कार का इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद काफिले में पहली एस्कॉर्ट गाड़ी आती है, फिर 2 इंटरसेप्शन कार होती हैं। उसके बाद महिला पुलिसकर्मी की गाड़ी होती है। महिला पुलिसकर्मी की गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस चलती है। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों की 3 गाड़ियां होती हैं। फिर काफिले में टेल कार चलती है और सबसे आखिर में स्पेयर इंटरसेप्शन कार होती है। पूरा काफिला दिखाने का मकसद यह है कि अगर कोई मुख्यमंत्री इतने तामझाम के बावजूद सुरक्षित नहीं है तो फिर यह बहुत आश्चर्यजनक है। आपको याद होगा जॉन F. कैनेडी ने क्या कहा था, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन शोज हाउ इनसिक्योर ही और शी इज। यानी कि इंसान की सुरक्षा से यह पता लगता है कि वो कितना अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। खैर, बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। फिर उन पर हमला कैसे हो सकता है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि ममता पर हमले पहले भी हुए हैं। 1990 से लेकर 2008 तक ऐसा कई बार हुआ है और हर बार बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी का ग्राफ ऊपर ही हुआ है। क्या सियासत में चोट दिलाती है वोट? ये सवाल यूं ही नहीं उठे, इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। खासकर ममता बनर्जी की बात करें तो उनके साथ जब जब ऐसा कोई हादसा या कहें हमला हुआ है, तब तब उनका सियासी ग्राफ ऊपर उठा है। अगस्त 1990, साल 1990 में ममता बनर्जी पहली बार बुरी तरह घायल हुई थी। वो एक विरोध प्रदर्शन को लीड कर रही थी। इसी दौरान उनके सिर और बाएं हाथ में गहरी चोट लगी और उन्हें SKM अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। साल 1993, चुनावी धांधली और फर्जी वोटर आई कार्ड की जांच के लिए ममता धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसमें 1 दर्जन लोगों की मौत हुई थी। ममता बुरी तरह जख्मी हुई थी। साल 1993, रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तब ममता CM ज्योति बसु के चैम्बर के सामने धरने पर बैठी थी। उस वक्त ममता केंद्रीय राज्य मंत्री थी। 3 घंटे तक वो धरने पर बैठी रही, लेकिन सीएम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ममता को तब पुलिस वालों ने घसीटते हुए राइटर्स बिल्डिंग से बाहर निकाला। इसके बाद ममता ने शपथ ली थी कि वो लेफ्ट सरकार के खात्मे के बाद ही राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। 1993 में हुई इस घटना का असर ये रहा कि ममता पूरे बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ मजबूत आवाज बन गई। उनका जनाधार बढ़ा और आखिरकार 1 जनवरी 1998 में तृणमूल कांग्रेस के नाम से उन्होंने नई पार्टी बनाई।
आज ममता फिर कह रही हैं कि उन पर हमला हुआ है और इतिहास को देखकर बीजेपी हमले पर सवाल उठा रही है। ममता जी के हाथ से सत्ता रेत की तरह धीरे धीरे खिसक रही है, तो उन्होंने भी फ्यूचर प्लान कर लिया है। कैसी बढ़िया एक्टिंग कल ममता जी ने की है। अब टॉलीवुड और बॉलीवुड में महिला खलनायक की जो जगह काफ़ी समय से खाली थी, ममता जी उसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। सियासी पखंड, ये सियासी पखंडी करने में माहिर है और चुनाव की पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटंकी की ज़रूरत है, ये पखंडी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए पखंड किया जाता है। सड़क की लड़ाई और भीड़ की राजनीति ममता की पॉलिटिकल पूंजी रही है। इसी पॉलिटिकल पूंजी को लेकर ममता फिर मैदान में उतरी हैं। अतीत का सबक उन्हें आगे की राह दिखा रहा है। सवाल ये कि क्या इस बार भी ममता पहले से मजबूत होकर सामने आएंगी। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वोटर के बीच में इस चोट के बाद ममता बनर्जी ये कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गई हैं कि वो विक्टिम है। अगर ऐसा है तो फिर सिंपैथी वेव मिल सकती है, ऐसा जानकार कहते हैं। कल की घटना के बाद पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही तस्वीर छाई गई और ये वो तस्वीर है घायल ममता बनर्जी की। लेकिन अभी पूरा चुनाव प्रचार बाकी है और इसमें चुनावी रणनीतियां बेहद अहम हैं। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे टीएमसी बीजेपी को पीछे हटाने के लिए बीजेपी की ही पिच पर जाकर खेल रही है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमोस्तुते। क्या ये पश्चिम बंगाल में हिंदू वोट का ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश है? যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। হিন্দু ধর্মের আদর্শ মানুষকে ভালোবাসা। कहा जा रहा है कि ममता दीदी जो कुछ बोल रही हैं खास रणनीति के तहत बोल रही हैं और टिकट का बंटवारा भी सोच समझकर किया गया है ताकि बीजेपी के खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण रोका जा सके। यहाँ दो बातें ध्यान रखने की। टीएमसी ने उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और पार्टी ने 2016 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। टीएमसी ने 2016 में 57 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि इस बार 42 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट मिला है। पश्चिम बंगाल में असम के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की करीब 27% आबादी मुस्लिम है। उदाहरण के तौर पर राज्य की 294 सीटों में से अकेले दक्षिण बंगाल में 167 सीटें आती हैं। टीएमसी ने इसी क्षेत्र से मुस्लिम उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कटौती की है। 10-12 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वो मुस्लिम उम्मीदवार पहले जो थे उसमें विधायक भी हुआ करते थे और उसको जगह पे हिंदू कैंडिडेट दिया है। कारण यह है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, इससे मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। उसी दिन आप देखेंगे उन्होंने स्वीकार किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसके कारण हमें कुछ उम्मीदवार बदलना पड़ रहा है। ये उम्मीदवार जो बदल रहे हैं जमीनी हकीकत और जनता का भावना को देखते हुए। 42 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी ने 2016 में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और इस बार भी वहां से मुस्लिम प्रत्याशियों को ही टिकट दिया गया है। 3 ऐसी सीटें हैं जहां 2016 में तो मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारे गए थे, लेकिन इस बार वहां मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। इसी तरह 12 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2016 में टीएमसी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया गया है। इन 12 सीटों में से 8
अकेले दक्षिण बंगाल में है। ममता बनर्जी को इस बार भी मुसलमान मतदाताओं से उम्मीद तो है, लेकिन दो नेताओं की एंट्री ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। पहले नेता हैं फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा सिद्दीकी, जिनका लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन है। और दूसरे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। कहा जा रहा है कि ओवैसी की लोकप्रियता सिद्दीकी जैसी नहीं होगी, क्योंकि बंगाल का मुसलमान खुद को गैर बंगाली मुसलमान से कनेक्ट नहीं कर पाता है। बावजूद इसके मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी को फायदा होगा, और TMC इस बात का पूरा ख्याल रख रही है। सियासी रणनीति तो अपनी जगह है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि रोजगार, इंडस्ट्री, शिक्षा और सेहत जैसे मुद्दे चर्चा से गायब हैं। लोकतंत्र में 5 साल बाद जो मौका आता है, वहां अगर जनहित के मुद्दे हंगामे में दब जाएं, तो ये फिक्र की बात है। अब फिक्र बढ़ते कोरोना संक्रमण की, जिसने फिर से 1 साल पहले जैसे मुश्किल हालात पैदा करने शुरू कर दिए। आज यानी 11 मार्च का ही दिन था जब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया था। उसके बाद से पूरी दुनिया असली मायने में कोरोना के खिलाफ एकजुट हुई। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को संजीदगी से लिया। संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिससे कोरोना के कहर में कमी जरूर दिखी, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। और अब ठीक 1 साल बाद फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ने लगा है। देश में करीब 2.5 महीने बाद एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 22,000 के पार पहुंच गई है। 10 मार्च को देश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, और इससे पहले 25 दिसंबर को 22,000 ज्यादा केस मिले थे, यानी 76 दिन का रिकॉर्ड टूट गया है। डेली केसेस में रिकॉर्ड इजाफे के साथ ही फिक्र बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या तमाम सावधानियां ने जिस तरह से कोरोना के कहर को कम करने में कामयाबी दी थी, क्या कोरोना को कमजोर समझकर बढ़ती जा रही है? लापरवाही उस पर पानी फेर रही है। क्या एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आ सकती है? क्योंकि जब से देश कोरोना को लेकर निश्चिंत महसूस कर रहा है, तब से लॉकडाउन लगाने पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यहां पर प्रशासन ने 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सिर्फ नागपुर ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र समेत इस वक्त देश के 6 राज्यों में बेतहाशा केस बढ़ रहे हैं और पूरे देश की चिंता बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 10 मार्च को 86% नए मामले सिर्फ महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में पाए गए। इन राज्यों में बढ़ता कोरोना का ग्राफ देश में कोरोना की नई लहर, पिछले साल जैसा कहर और पाबंदियों की आशंका को बढ़ा रहा है। लॉकडाउन की ये तस्वीरें शायद ही कोई भूला होगा। सड़कों पर सन्नाटा था, लोग घरों में कैद थे, हर घर पर, हर दरवाजे पर ताला लटका था। ये तस्वीरें हम हर उस शख्स को दिखा रहे हैं जो कोरोना को हल्के में लेने लगा है। ये मानने लगा है कि कोरोना कमज़ोर हो गया है, अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग की क्या ज़रूरत है। ऐसा ही सोचने वाले बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के नागपुर में भी हैं, जिनकी लापरवाही के चलते लॉकडाउन फिर से लौट आया है। नागपुर में बीते दिन यानी 10 मार्च को कोरोना के 1,800 से ज़्यादा मामले सामने आए थे और पिछले एक हफ्ते से यहाँ औसतन 1,000 मरीज मिल रहे हैं। 22 फरवरी की तस्वीरें नागपुर के सीताबर्डी बाजार की हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आखिर नागपुर में कोरोना को फिर से पैर पसारने का मौका किसने दिया और कैसे दिया। सोशल डिस्टेंसिंग, नदारद और ज़्यादातर के चेहरों पर मास्क नहीं। इस लापरवाही के चलते ही नागपुर में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगाना पड़ा था और आखिरकार हालात काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। नागपुर शहर में बढ़ती हुई तेजी से कोरोना बाधितों की संख्या देखते हुए 15 मार्च से 21 मार्च तक के
शहर में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। यह लॉकडाउन पुलिस आयुक्तालय का जो सीमा है उस सीमा के भीतर रहेगा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो हाल है वो उन्हें लॉकडाउन की ओर ले जाता दिख रहा है। कोरोना का एपिसेंटर रही मायानगरी मुंबई में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये मुंबई में रोज मिल रहे कोरोना के नए केस के आंकड़ों का ग्राफ है, जो 3 मार्च से लगातार 1000 से ऊपर बना हुआ है और 10 मार्च को तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में टूटा है। मुंबई में 141 दिन का रिकॉर्ड टूटा है। 21 अक्टूबर 2020 के बाद ये पहला मौका है जब डेली केस का आंकड़ा 1500 को पार कर गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो 155 दिन बाद कोरोना के इतने ज़्यादा केस एक दिन में सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात की वजह से पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों उभर आई हैं, अब जरा वो समझिए। 10 मार्च के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में एक दिन में जितने नए केस मिले उनमें से करीब 60% सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिले और एक दिन में देश भर में जितनी मौत हुई उनमें से 43% अकेले महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुई। इसलिए सबको ये समझना पड़ेगा कि 1 साल से जैसी सावधानियां बरतते हुए महाराष्ट्र समेत पूरे हिंदुस्तान ने कोरोना के कहर को कम करने में जो कामयाबी हासिल की, उस पर अब बढ़ती जा रही लापरवाही पानी फेर सकती है और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश को फिर से लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज पूरे देश में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं। गंगा स्नान से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ लगभग हर जगह भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि लोग कोरोना वायरस को भूलने लगे हैं या फिर लापरवाही हद से ज्यादा बढ़ गई है। अभी हमने आपको महाराष्ट्र की रिपोर्ट दिखाई जहां नागपुर में फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया और पूरे देश में कोरोना के केस एक बार फिर अलार्म बजाने लगे। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि तीज त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के संकल्प को न तोड़ें, क्योंकि बचाव ही किसी भी बीमारी का पहला इलाज है। लेकिन इन चुनावों का क्या करें? इसमें जो लापरवाही हो रही है उसका कौन इलाज बताएगा? खैर, फिक्र विश्व बिरादरी में कूटनीतिक रिश्ते की दादागिरी दिखाते चीन पर नकेल कसने के लिए कल दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों के बीच बड़ी बैठक होने वाली है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं की क्वाड ग्रुप के पहले शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हिस्सा लेंगे और चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाई जाएगी। समंदर की लहरों से उठी खतरनाक और गरजती आवाज ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों की चौकड़ी और नवंबर के महीने में मालामार एक्सरसाइज से बीजिंग बौखला उठा। बार बार चीन क्वाड देशों को मतलब के यार कहकर चिढ़ाता रहा, लेकिन क्वाड ने ऐसी कमर कसी है कि ड्रैगन का हौसला डगमगाने लगा है। देखिए, चीन को घेरने का ये वो क्वाड फार्मूला है जिसके आगे जिनपिंग की हड़प नीति हाँफ जाएगी। लद्दाख से जापान तक ड्रैगन की विस्तारवादी साजिश दम तोड़ेगी। चीन के दुश्मन देशों का हौसला बढ़ेगा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का गुरूर चूर चूर होगा। 12 मार्च 2021 का दिन वैश्विक कूटनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। क्वाड की मीटिंग में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती चुनौती पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा होगी। इस क्षेत्र में रणनीतिक और सैन्य साझा सहयोग के एजेंडे पर बात होगी। कोरोना जैसी महामारी से निपटने में चारों देशों की भूमिका पर भी बातचीत होगी। क्वाड समिट में भारत की वैक्सीन को प्रमोट करने के फंड का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संकट भी बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं। क्वाड की इस मीटिंग का हिस्सा होंगे भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। दरअसल लगातार ये सारी कंट्री, सारे देश एक बड़ी इंटरनेशनल ग्लोबल चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद होगा कि अपने लिए अपनी सप्लाई चेन बनाई जा सके। जापान लगातार भारत को और ऑस्ट्रेलिया को इसको लेकर ज्यादा आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया इसमें बड़ा रोल निभा सकते हैं और चीन की मदद से या फिर चीन पर आत्मनिर्भर होने के बजाय अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर सकते हैं। इस बैठक में भारत से आसियान देशों के बीच ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है, ताकि
चीन के नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी को करारा जवाब दिया जा सके। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संयुक्त फंडिंग पर भी विचार किया जा सकता है। उधर क्वाड के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक के नाम से ही चीन बौखला उठा है, लेकिन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक बनने से पहले वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बीजिंग की एक चूक से भारत उसके मलक्का स्टेट वाले कारोबार को काट सकता है और चीन के 80% तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकता है। इसीलिए क्वाड मीटिंग के आने वाले नतीजों से पहले ही चीन खौफजदा है। चीन के भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स में उसकी खींच दिख रही है, क्योंकि जहां चीन की वैक्सीन को पूरी दुनिया दुत्कार रही है, वहीं भारत की वैक्सीन पर 40 से ज़्यादा देशों ने भरोसा जताया है। इसीलिए जिनपिंग की प्रोपेगेंडा मीडिया ने क्वाड को ये कहकर खारिज किया है कि आखिर 4 देश मिलकर दुनिया को क्या दे सकते हैं। इससे पहले अक्टूबर में जब क्वाड मीटिंग में विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी, तब चीन ने इसे षड्यंत्रकारियों का विशेष दल कहा था। चीन के खिलाफ अग्रिम मोर्चा और मिनी नाटो तक कह दिया था। मतलब चतुर्दिक वार से पहले बीजिंग में हाहाकार मचता ही रहा है। इस बार भी क्वाड समिट पर चीन की पूरी नज़र है, लेकिन पूरी दुनिया को उम्मीद है कि इस बैठक से चीन पर साझा समझ बनेगी और ड्रैगन पर नकेल कसने का पक्का रास्ता निकलेगा। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि अब क्वाड जो है वो समिट लेवल पर अभी नहीं होगी, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन ये जो बाइडेन के आने के बाद बदलाव है। जानकार बताते हैं कि क्वाड चीन को चुनौती देने के लिए अहम है। कोरोना काल में होने वाली ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा दोनों ही पहली बार इसमें शिरकत कर रहे हैं। जानकार ये बताते हैं कि क्वाड को लेकर बाइडेन ने की भी नीति काफी कुछ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह होगी, क्योंकि चीन को लेकर बाइडेन की राय में अब तक नरमी नहीं दिखी है और सत्ता संभालने के बाद से बाइडेन भारत को मित्र ही बताते रहे। मतलब भारत अमेरिका संबंध की गर्माहट में कोई कमी नहीं आई है। और क्वाड सम्मेलन को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि यह कार्यक्रम राष्ट्रपति जो बाइडेन के उनके बहुपक्षीय कार्यक्रमों में से एक है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगियों और साझेदारों के साथ निकट सहयोग की को अहमियत देने से जुड़ा हुआ है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने मंगलवार को टेलीफोन पर बात की। इस बातचीत में जापान ने चीन को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के साथ ही क्वाड फ्रेमवर्क के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। जापान सरकार के बयानों के मुताबिक दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिति को लेकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री सुगा ने पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर, चीन के तटीय सुरक्षा कानून और हांगकांग की स्थिति और शिंगजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्रों को लेकर गंभीर चिंता जताई। मतलब क्वाड के दोनों मजबूत देश अमेरिका और जापान क्वाड समिट से पहले ही चीन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब कल 4 यार यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया क्वाड सम्मेलन में शिरकत करेंगे तो चीन की चिंता चरम पर होगी और बीजिंग भविष्य के डर में डूब जाएगा। और अब बात चीन से आर्थिक युद्ध की। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बीते साल 12 अक्टूबर को जब मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था तो बताया गया था कि उसमें चीन का हाथ है। चाइनीज साइबर आर्मी ने पावर ग्रिड के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश की थी। दरअसल तब चीन भारत को गलवान में अपनी हार का मैसेज देना चाह रहा था। यह बताना चाह रहा था कि अगर भारत चीन के साथ ऐसा करेगा तो वह पूरे देश में ऐसा संकट खड़ा कर सकता है। लेकिन चीन की ऐसी गीदड़ भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। इसीलिए एलएसी पर तनातनी के बीच पहले भारत सरकार ने सैकड़ों चाइनीज ऐप को बैन किया और अब टेलीकॉम क्षेत्र में भी सरकार ने दूरसंचार नियमों में संशोधन किया है। सरकार के इस कदम का असर ZTE और हुआवे जैसी चीनी टेलीकॉम इंफ्रा कंपनियों के भारत के कारोबार पर दिखेगा। दरअसल सरकार ने दूरसंचार लाइसेंस के नियमों में संशोधन कर दिया है। अब 15 जून से भारत के टेलीकॉम ऑपरेटर्स भरोसेमंद सोर्स से ही टेलीकॉम उपकरणों की खरीद कर सकेंगे और ये भरोसेमंद सोर्स संबंधित प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्राप्त होंगे। अगर कोई कंपनी भारतीय कंपनी को टेलीकॉम उपकरण बेचना चाहती है तो NCSC से मंजूरी लेने की जरूरत होगी। सरकार के इस फैसले का असर चीन की बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा, जिनमें ZTE कॉर्पोरेशन और हुआवे जैसी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन इन कंपनियों का भारत में कारोबार बहुत बड़ा है। मतलब बॉर्डर से लेकर इकोनॉमी तक हर जगह भारत धीरे धीरे चीन को घेर रहा है। यहां तक कि विश्व बिरादरी में भी भारत चीन की महत्वाकांक्षा पर करारा चोट कर रहा है। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। ममता के कथित हमले में चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट। शुरुआती रिपोर्ट में हमले का कोई सबूत नहीं। 15 चश्मदीदों के बयान दर्ज। TV9 ने सबसे पहले की थी चश्मदीदों से बात।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की हालत में सुधार। 13 मार्च से करेंगे चुनाव प्रचार, 13 को पुरलिया और 14 मार्च को बांकुड़ा में होगी। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले भारत में अब लोकतंत्र नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर हालात। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी, वायरस को हल्के में न लें, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली में 400 से ज्यादा केस, नागपुर में लॉकडाउन का ऐलान। कल होने वाली क्वाड बैठक से पहले चीन में खलबली, चीन ने शांति का राग अलापा, कहा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का ध्यान रखा जाए, चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी न हो। आखिर में देखते हैं जो है सो। चोट से ही चोट की काट निकाली गई। बीजेपी ने डंके की चोट पर कह दिया कि दीदी की चोट आडंबर है। दीदी को लगी चोट से सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं और बीजेपी को यह गवारा नहीं। राज्यपाल के साथ हर दिन तू मैं होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन न लगाने वाली बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन से संभावित सहानुभूति का जोखिम ही तो टाला था। लिहाजा बीजेपी हमले की बात को कैसे बचाए। उधर टीएमसी चोट की क्रोनोलॉजी लेकर आ गई। विपक्ष का क्रोनोलॉजी फॉर्मूला कई बार चोट खा चुका है, लेकिन एक बार फिर क्रोनोलॉजी पर ही भरोसा जताया गया। ममता नंदीग्राम को लकी मानती हैं। ये चोट भी लकी साबित होगी या इस चोट लगने के बाद उनकी लकी है वाली धारणा बदलेगी पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, ममता ने ठीक ही कहा था कि वो अपना नाम भूल सकती हैं, नंदीग्राम का नहीं। बाकी तो जो है सो है।